हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 27 जो आपके बीपीएससी 3.0 और स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस है जो आपके सिलेबस में साफ साफ मेंशन है। अगर आप साइकोलॉजी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट और थ्योरी साथ में दिया जा रहा है सिर्फ आपको 201 रुपये में, जो आपके पॉकेट मनी से काफ़ी कम रेट में दिया जा रहा है। लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, आपको बार बार बोलना ना पड़े। पहला क्वेश्चन है, ADHD का मानसिक शुरुआत कब होता है? 6 से 12 साल के बीच, 13 से 18, 18 से 20, या ऑप्शन डी 21 से 26। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ADHD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा, अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, क्योंकि आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। ADHD होता क्या है? तो बच्चे की उम्र के हिसाब से खराब अटेंशन, कम ध्यान देना, या ऐसे बच्चे जो काफ़ी ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, जो कामकाज या किसी विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं, उसे ADHD की रोग माना जाता है। जो दिमाग में मौजूद एक बीमारी होती है, जो आपके जन्म जैसे आप लेते हो उसमें ये बीमारी देखने को मिल जाती है, या फिर जन्म के तुरंत बाद इसका विकसित हो जाता है, जो आपके 6 और 12 साल के पहले आपका ADHD का लक्षण देखने को मिलता है। शायद आपके जन्म का टाइम हो सकता है, या जन्म से 6 से 12 साल के पहले हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको सारा पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, मनोविकलता के रोगियों में विभ्रम क्या कहलाता है? पॉजिटिव, नेगेटिव सिम्टम, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। पॉजिटिव सिम्टम माना जाता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा सवाल है। ये सवाल आपके पेपर में पूछा भी जा चुका है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर बता पाओगे। क्वेश्चन क्या है? तो मनोविकलता शब्द किसने दिया था? पहला ऑप्शन है यूजेन ने, फ्रॉइड साहब ने, या ब्रूनर ने, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मनोविकलता शब्द आपके यूजन बुलियर ने दिया था, जो आपके स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक माने जाते हैं, जिनका जन्म 30 अप्रैल 1857 को हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु आपके 15 जुलाई 1939 की इनकी मृत्यु हुई थी। बात की जाए सिगमंड फ्रॉइड की, तो अब आपने हर किसी ने नाम सुना होगा सिगमंड फ्रॉइड का। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो 6 मई 1856 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 23 सितंबर 1939 को इनका मृत्यु हुआ था। सिगमंड फ्राइड ने मन के कितने स्तर बताए थे? तो याद रखिएगा, सिगमंड फ्राइड ने मन के 3 स्तर बताया था। कौन-कौन से? पहला आपका चेतना, दूसरा आपका पूर्व चेतना, तीसरा आपका अचेतन। ठीक है? ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बात की जाए ब्रूनर की, तो ब्रूनर के बारे में आपको पता होगा, इनका जन्म हुआ था 10 10 नहीं 1 अक्टूबर को 1915 का इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु 5 जून 2016 को हुआ था। ब्रूनर आपके अमेरिका के वैज्ञानिक माने जाते हैं, जिन्होंने मानव के संज्ञानात्मक मनोविज्ञान और संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया था। कौन-कौन सा सिद्धांत दिया था? तो मनोविज्ञान और संज्ञानात्मक अधिगम का। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, जितना मैंने पॉइंट अभी आपको बताए हैं, ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा, और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ध्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विध्रुवीय विकार की उच्च मनोदशा क्या कहलाती है? एंजाइटी, डिप्रेशन, एमेसिया, या ऑप्शन डी हाइपोमैनिया। यहाँ पे हिंदी गलत लिखा है, हाइपोमेनिया होता है, हाइपोगेनिया नहीं होता है। हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया होता क्या है पहले आपको पता होना चाहिए। हाइपोमेनिया मतलब ऐसे इंसान जो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो,
काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो, खुद पे ज़्यादा विश्वास रखता हो कि नहीं मैं कर लूँगा, मैं एग्ज़ाम पास कर लूँगा बिना पढ़े। ऐसे इंसान जो बिना समझे सोचे-समझे किसी को कुछ भी बोल दे, किसी भी सोचे-समझे किसी काम को कर लेना, काफ़ी तेज़ बोलना, खुद पे ज़्यादा आत्मविश्वास करना, उसको हम हाइपोमैनिया के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। उसको बोलिएगा भाई आपको बाइपोलर डिसऑर्डर हो चुका है। ऐसे इंसान को बाइपोलर डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं, जिसे आप हाइपोमैनिया भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दृढ़ कम गंभीर अवसादी मनोदशा विकार जो कि लंबे समय तक रहता है उसे क्या कहा जाता है? उन्माद, रूपांतरण या ऑप्शन सी मानसिक या ऑप्शन डी भ्रम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा डिस्थीमिया। डिस्थीमिया मैंने शायद आपको बताया भी था कि डिस्थीमिया उसको बोलते हैं, एक तरह का डिप्रेशन है, जो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है उसका इलाज काफ़ी जल्दी नहीं हो पाता है। अगर आप डिप्रेशन में चल जाते हो तो आपके लिए काफ़ी लॉन्ग टर्म आपको इसका इलाज करना पड़ता है, जो आपका एक डिसऑर्डर भी माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, डिस्थीमिया को आप डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रूपांतरण विकृति का पुराना नाम क्या है? कन्वर्जन डिसऑर्डर का फॉर्मल नेम क्या होता है? आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है ब्यामो, ऑप्शन बी है हिस्ट्रिया या ऑप्शन सी उन्माद या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हिस्ट्रिया को हम फॉर्मल नाम आपका हिस्ट्रिया होगा कन्वर्जन डिसऑर्डर का। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आईसीटी का। चलो आंसर दिखा देते हैं, क्वेश्चन आपको दिखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आईसीटी का 10वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है 1988 से 89, 1990-91, 1992-93 या ऑप्शन डी 1996 और 97। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आईसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज आपके आईसीडी का फुल फॉर्म होता है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, जो आपके आईसीडी 10 का प्रकाशन 1992 और 93 में हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है। आपको आईसीडी और डीएसएम एक दूसरे से अपोजिट काम करते हैं। आपको बताना है कि डीएसएम 4 का प्रत्येक मनोचिकित्सीय निदान कितने भागों में संगठित करता है? पहला ऑप्शन है 7 बीमाओं में, 6 बीमाओं में, 5 बीमाओं में या ऑप्शन डी 4 बीमाओं में। तो डीएसएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएसएम का फुल फॉर्म होता है डायग्नोस्टिक एंड एस्थेटिकल मेंटल डिसऑर्डर। डायग्नोस्टिक एंड एस्थेटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर डीएसएम का फुल फॉर्म होता है, जो आपके 5 बीमारियों में काम करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परामर्श के स्वार्थी केंद्रित चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रॉइड साहब, एडलर, जूंग या ऑप्शन डी जोगर्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा जोगर्स। रोजर्स रोजर्स ने कौन कौन से थ्योरी दिया है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके रोजर्स से 2 से 3 सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे। तो याद रखिएगा, रोजर साहब ने कॉग्निटिव लर्निंग, सेल्फ थ्योरी जिसे आप हिंदी में आत्मा का सिद्धांत के नाम से जानते हो, ये दोनों थ्योरी आपके रोजर साहब ने दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक का नाम संज्ञानात्मक चिकित्सा से जुड़ा हुआ है? कार्ल रोजर्स, जस्ट मैंने आपको बताया था, इन्होंने 2 थ्योरी दिया है कौन-कौन से? तो आपके आत्मा का सिद्धांत और आपके सेल्फ थ्योरी नाम से और कॉग्निटिव लर्निंग के नाम से दिया गया है। सिगमंड फ्राइड,
इन्होंने 3 चेतना दिया है, आत्मा चेतना, पूर्व चेतना और चेतना। 3 आपके सिगमंड फ्रायड ने दिया था। थर्ड ऑप्शन है एरन टी बेक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर हिंदी गलत लिखा गया है, ठीक है? यहाँ पर इंग्लिश का है एरन टी बेक, तो एरन टी बेक आपका अपोजिट लिख दिया गया है हिंदी। तो एरन टी बेक ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, आपके पेपर में पूछा भी जा चुका है और करंट में सवाल आपके यूपी पीजीटी में सवाल पूछा गया था। बताना है कि रेशनल इमोटिव थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, जिसे आप हिंदी में तार्किक संवेग चिकित्सा का विकास किसके द्वारा किया गया है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है एरन टीबेक, अल्बर्ट एलिस, एरिक एरिक्सन, ऑप्शन डी कार्ल रोजर्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एल्बर्ट एलिस। एल्बर्ट एलिस कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो याद रखिएगा, एल्बर्ट एलिस आपके अमेरिका के वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी का स्थापना किया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और एल्बर्ट एलिस का जन्म कब हुआ था? तो 27 सितंबर 1913 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 24 जुलाई 2007 को हुआ है। इसे याद रखिएगा क्योंकि सवाल आपके यूपी पीजीटी में करंट में पूछा गया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा एल्बर्ट एलिस। अगला क्वेश्चन है सामाजिक शोध के क्षेत्र में किसने पॉजिटिव मेथड का प्रस्ताव दिया है? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट बी गैरट, कर्लिंगर या ऑप्शन डी अगस्ट कम्टे। तो अगस्ट कम्टे के नाम हर किसी ने सुना होगा, अगर आपने थोड़ा भी साइकोलॉजी में क्लास किया होगा। तो अगस्ट कम्टे आपके मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्र के काफ़ी ज़्यादा फेमस आपके वैज्ञानिक माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जिन्होंने पॉजिटिव मेथड का रिसर्च किया था और उनको याद रखिएगा समाजशास्त्र के पिता के नाम से भी जाना जाता है अगस्त कम्टे का। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। अगस्त कम्ते आपके समाजशास्त्र के पिता भी कहे जाते हैं, इसे याद रखिएगा, इस सवाल आपके पेपर में पूछा जा चुका है। और इनका जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 19 जनवरी 1900 1900 नहीं 1798 के करीब हुआ था इनका जन्म। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, अगस्ट कम्टे, इनको समाजशास्त्र के पिता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है काफ़ी आसान सा सवाल है। भारत में जनगणना रिपोर्ट एक प्रकार है, कैसा प्रकार है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, खोजपूर्ण या ऑप्शन डी व्याख्यात्मक। तो काफ़ी आसान सा सवाल है, इसमें किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए। और अभी आपका इलेक्शन होने वाला है तो ये सवाल हो सकता है कि आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, आपके भारत में जनगणना रिपोर्ट एक खोजपूर्ण अध्ययन के नाम से जाना गया है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, नहीं होगा। इसको व्यूहात्मक अध्ययन कहते हैं। भारत में जनगणना रिपोर्ट एक व्यूहात्मक अध्ययन है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा ध्यान हटेगा, आप मेरी तरह एक गलती कर दोगे। तो मुझे बी और सी में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो आप लोग एक बार गूगल कर लीजिएगा भारत में जनगणना रिपोर्ट किस प्रकार का है, डिस्क्रिप्टिव है या एक्सप्लोरेटरी है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी दिया गया है, तो ऑप्शन बी ही लेकर चलेंगे क्योंकि ये सवाल आपके पेपर में पूछा भी जा चुका है और करंट में सवाल आपके डी ट्रिपल बी में आया था। तो एक बार आप लोग गूगल ज़रूर कर लेना इस क्वेश्चन को कि भारत में जनगणना रिपोर्ट एक किस प्रकार का आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि किस मापनी में दो संख्याओं अथवा इकाइयों के बीच दूरी समान होती है और दिशा ज़्यादा, कम या बराबर भी समान होती है। पहला ऑप्शन है नामिक मापनी, क्रमिक मापनी, अंतराल मापनी या ऑप्शन डी अनुपात मापनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, इंटरवल स्केल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूल गुणांक किसका मापक है?
ईवल कोएफ़िशिएंट आपने साइकोलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाता है। अगर आपने रेगुलर क्लास किया होगा, तो आपको पता होगा कि ईवल कोएफ़िशिएंट किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है केंद्रीय प्रवृत्ति, ऑप्शन बी है डिस्पर्जन या ऑप्शन सी है कोरिलेशन। तो आपका ईवल कोएफ़िशिएंट आपके सहसंबंध जिसे आप कोरिलेशन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होना चाहिए। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की सांख्यिकी आंकड़े के सामान्यीकरण के लिए वैज्ञानिक हल प्राप्त करने में शोधकर्ता की मदद करती है? पहला ऑप्शन है अनुमानात्मक सांख्यिकी, सहसंबंधात्मक सांख्यिकी या ऑप्शन सी है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ए और बी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा-सा लेंदी है, लेकिन आपके बीपीएससी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। स्टेट वाले इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि एक पाई चित्र में प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाग गोले में 120 डिग्री, 90 डिग्री और 110 डिग्री भाग धारण करते हैं, तो बचा हुआ भाग क्या है? तो आप इसको निकालोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 40 डिग्री। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 360 डिग्री होता है ना पूरा सर्किल, ठीक है? तो जब आपका 120, 110 और 90 कितना हुआ? 200। 200 और प्लस 120 कितना हुआ? 320 और पूरा जो आपका सर्किल का जो एक राउंड होता है, वो 360 का डिग्री होता है। तो जब आप उसे 360 में 320 माइनस करोगे, तो आपका कितना आंसर आएगा? 40 डिग्री। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो। काफ़ी आसान सा सवाल था। कोई भी साइकोलॉजी में आप लैंग्वेज क्वेश्चन देखकर डर मत जाना कि क्वेश्चन इतना लंबा है, आपसे नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन एक बार रीड करना, 2 बार रीड करना, आपको आंसर पता चल जाएगा। क्योंकि साइकोलॉजी का क्वेश्चन बस तो लैंग्वेज लेंदी होता है, लेकिन काफ़ी रीज़निंग सा क्वेश्चन होता है, काफ़ी आसान सा सवाल होता है। आप क्वेश्चन को 1-2 बार रीड करना, आपको आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किताबों और जर्नल से संग्रहित आंकड़ों को क्या कहते हैं? तृतीयक आंकड़ा, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसा डाटा जो आपके कलेक्टेड फ्रॉम बुक्स एंड जर्नल्स इज कॉल्ड, तो उसको हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं, क्योंकि आप किसी के बुक से, किसी के जर्नल से उसे लेते हो, किसी के माध्यम से ले रहे हो, उसे हम द्वितीय कहते हैं। अगर आप डायरेक्ट उससे लेते, तो आप खुद उसका रिसर्च करके अपना डाटा इकट्ठा करते, तो उसको हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ अगर आप चाहते हो इसी तरह सारे क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन के साथ आपको बताया जाए, तो भाई मेरे को आपको आपसे कुछ और नहीं चाहिए। मुझे वीडियो पे बस लाइक चाहिए और शेयर करना है आपको। अगर आपको थोड़ा बहुत भी मेरा मेहनत पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ जितने लोग वीडियो देख रहे हो, कम से कम इतने लोगों का लाइक होना चाहिए। तो अगर आप वीडियो देखते-देखते वीडियो को लाइक कर सकते हो, कोई चार्ज देना नहीं होता, बस मुझे अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा जो मेहनत मैं कर रहा हूँ, मुझे मेहनत लोग पसंद कर रहे हैं। तो बस आप वीडियो को लाइक करो, मेरे तरफ से जितना हो सकता है और आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए जाएँगे, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो और आपके पेपर में आ सके क्वेश्चन। तो बस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। चैनल को आपको लगता है कि आपके लिए चैनल ये ज़रूरी है, तो आप चैनल सब्सक्राइब करना। बाकी मैं चैनल से सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता, आपको बस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। अगर आप सीरियस हो बिहार स्टेट को लेकर और बीपीएससी 3.0 को लेकर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हो, तो आप इसका नोट्स ले सकते हो सिर्फ़ ₹201 में, जो आपके और आपके फ्यूचर को काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा आपके एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने में। लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी क्या करना है? तो बाकी कुछ नहीं करना, बाकी लाइक और शेयर करना है। बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।